चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज सोलार सेल्स। सोलार सेल्स का दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल भी होता है। और सोलार सेल्स जो है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ जंक्शन diode which converts light energy to electrical energy। ये एक ऐसा जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हो गया इसका पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? फोटो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं इसे। और ये फोटो वोल्टेइक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। अब इस फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, ये हम लोग वर्किंग में समझते हैं। और क्योंकि सोलार सेल्स हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर बायसिंग तो करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर बायसिंग ही करनी है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो तो उसका तो कोई यूज है ही नहीं। तो इसमें कोई बायसिंग नहीं होती है। इसके अंदर में कोई भी बायसिंग की जरूरत नहीं है। नो बायसिंग रिक्वायर्ड। इसके अंदर में कोई भी बायसिंग नहीं होती है, कोई बैटरी इसके अंदर में नहीं होता है। अच्छा, अब चूंकि इसके अंदर में लाइट गिरेगी जंक्शन के ऊपर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, इसीलिए यहां पे जंक्शन का एरिया ज्यादा से ज्यादा रखना बहुत जरूरी है। तो जंक्शन एरिया इज केप्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। जंक्शन एरिया इज केप्ट as large as possible to generate more power। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आपको जंक्शन का एरिया बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। मगर ये कैसे पॉसिबल है ना, मतलब आप जंक्शन का एरिया कैसे बढ़ा सकते हो? तो जंक्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। इनकी जो मेकिंग प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस के अंदर में ये आपको समझ में आएगा। इसको बनाया कैसे जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाया कैसे जाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काफी मोटा सा लगभग 300 माइक्रोमीटर का 300 माइक्रोमीटर का एक पी टाइप का हम लोग जो है चिप लेंगे। ये मैं एक मोटा सा लगभग 300 माइक्रोमीटर का पी टाइप का ये मैंने चिप बनाया है। पी टाइप का चिप बनाया है। और इसकी थिकनेस मैंने कितनी बताई? 300 माइक्रोमीटर। और इसके ऊपर हम लोग डिफ्यूजन की प्रोसेस से बहुत पतली सी एन टाइप की चिप को इसके ऊपर डिफ्यूज कराएंगे, मतलब इसके ऊपर बनाएंगे। ये जो एन टाइप की जो चिप है वो बहुत पतली होती है। ये होती लगभग 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब एन टाइप की चिप से पी टाइप की चिप 1000 गुना मोटी रहती है। इस चीज का ध्यान रहे
पी टाइप की चिप एन टाइप की चिप से 1000 गुना मोटी रहती है। ये 0.3 माइक्रोमीटर है, ये 300 माइक्रोमीटर है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पी टाइप की प्लेट के नीचे एक मेटल का बैक प्लेट लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से इसके ऊपर जो है एक बैक प्लेट चिपका देते हैं, मतलब इसको भी ग्रो करवाया जाता है इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। तो ये हम लोगों ने मेटल कांटेक्ट बनाया है, ये हमने बनाया है मेटल कांटेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बैक प्लेट, बैक कांटेक्ट, बैक कांटेक्ट कहते हैं इसको हम लोग। ओके, ये कंडक्टिविटी के लिए प्राइमरीली, ठीक है। ये मेटल बैक कांटेक्ट मैंने इसके ऊपर ग्रो करवा लिया। अब इसका मैं 3 डायमेंशनल व्यू बनाता हूं थोड़ा। ये हमने कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से ग्रो करवाया है और अपना मेटल चिप बनाएंगे। ये कुछ ऐसे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा 3D फिगर कैसा चल रहा है। ये कुछ इस तरीके से पी टाइप का चिप और उसके ऊपर एन टाइप का चिप हमने ग्रो करवा दिया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक ऐसी मेटालिक ग्रिड को ग्रो करवाएंगे हम लोग इसके ऊपर, यहाँ पे ऐसे ऐसे। ये मैंने क्या किया, ये एक मेटालिक ग्रिड होती है, ये जो मैंने बनाई है ये है मेटालिक ग्रिड। मेटालिक ग्रिड को हम लोग फ्रंट कांटेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ये सरफेस ऊपर रहता है, इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी। सनलाइट एक्चुअल में इसके ऊपर ही गिरती है, यहाँ पे इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी। जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, चूंकि एन टाइप का चिप बहुत पतला है तो हीट जंक्शन पे चली जाएगी। ये है हमारा एन और पी के बीच का जंक्शन। तो ये जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन के ऊपर लाइट जानी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने एन टाइप के चिप को काफी पतला बनाया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनको कलेक्ट करने के लिए मेटालिक ग्रिड लगाई है। ध्यान रहे, मेटालिक ग्रिड, जिसको हम लोग फ्रंट कांटेक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग फ्रंट कांटेक्ट भी कहते हैं, फ्रंट कांटेक्ट। इसका एरिया कभी भी इसका एरिया इस पूरे सरफेस के एरिया से 15% से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो मेटालिक ग्रिड का जो एरिया होता है, मेटालिक ग्रिड एरिया शुड बी लेस देन 15% ऑफ सरफेस के 15% से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट ये रोकेगा ना, सनलाइट को जितना अधिक रोकेगा उतनी कम हीट वहां पे पहुंच पाएगी। तो हम लोग नहीं चाहते कि वहां पे हीट रोकी जाए, इसीलिए मेटालिक कांटेक्ट जो फ्रंट कांटेक्ट होता है वो जाली के जैसा हम लोगों ने लिया है। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये चूंकि मेटालिक है, यहाँ से हमने कनेक्टर ले लिया और यहाँ से हमने एक दूसरा कनेक्टर ले लिया, क्योंकि बैक कांटेक्ट तो पूरे सरफेस के ऊपर है ना। ये पूरा बैक कांटेक्ट जो है पूरे सरफेस के ऊपर है। ये मैंने बैक कांटेक्ट बनाया, ये बैक कांटेक्ट। तो बैक कांटेक्ट से हम लोग दूसरा कनेक्टिंग सरफेस निकालेंगे और फिर हम लोग इसके बीच में आप यहाँ पे कोई एक छोटा मोटा लोड लगा दो किसी चीज को जलाने के लिए, या फिर आप यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते फॉर चार्जिंग। बैटरी लगा लो फॉर चार्जिंग के लिए। अगर आपने बैटरी लगा दी तो बैटरी चार्ज हो जाएगी
और फिर आप इस चार्जड बैटरी को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और या तो कोई छोटा मोटा लोड लगा दो, वो अपना जलता रहेगा भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने क्या किया, पी टाइप का एक चिप लिया मोटा सा, उसके ऊपर पतला सा एन टाइप का चिप उसके ऊपर ग्रो करवाया, और एक मेटालिक ग्रिड ऊपर लगाई, नीचे बैक कॉन्टैक्ट लगाया, इनको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हम देखेंगे वर्किंग के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग, अब इसकी देखी जाएगी वर्किंग। तो जैसे ही सनलाइट इसके सरफेस के ऊपर गिरती है, तो सरफेस के ऊपर गिरते ही उसकी हीट ये जंक्शन के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि ये तो बहुत पतला होता है ना, 0.3 माइक्रोमीटर का। तो वो जैसी सरफेस के ऊपर पहुंचती है लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी सरफेस पे पहुंचते ही 3 काम करती है। पहला जेनरेशन, दूसरा सेपरेशन, और तीसरा कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो व्हेन लाइट एनर्जी, जिसकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप होनी चाहिए, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, it gets absorbed and reaches junction। ये एब्जॉर्ब होकर के जंक्शन पर पहुंचती है। वहां पे जंक्शन के ऊपर 3 प्रोसेसेस होते हैं। there three processes occurs। पहला प्रोसेस होता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। दूसरा प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और इसके बाद तीसरा होता है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसके अंदर में ये जो पीएन जंक्शन जैसे मैंने बताया है, बनाया है, इसके ऊपर हम लोगों ने लोड लगा दिया, और जो करंट का फ्लो होता है वो पी साइड से एन साइड की तरफ हम लोगों को मिलेगा। ये जो करंट मिलेगा हम लोग को पी से एन की तरफ फ्लो होता हुआ मिलेगा, क्योंकि यहां से एन की तरफ से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को करंट मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से करंट हम लोग को मिलता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ओरिजिन, ये हमारे पास में V, और ये बनता है I। और ये जो VI ग्राफ है इसका, ये कैरेक्टरिस्टिक VI ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में बनता है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट दे नहीं रहे, हम लोग को करंट मिल रहा है। अगर दे रहे होते तो ये 1st क्वाड्रेंट में जाता, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को करंट मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने 4th क्वाड्रेंट में बनाया। तो ये जो इसका VI ग्राफ जो है, VI ग्राफ इज ड्रॉन इन 4th quadrant as current is generated here, not supplied। यहां पे हम लोगों ने कोई सप्लाई नहीं किया हुआ है, यहां पे जनरेट हुआ है, इसीलिए इसको लिख रहे हैं हम लोग ऐसे। अब यहां पे क्या होता है,
यहाँ पे जो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे अगर करंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो करंट होता है, इस करंट को नाम देते हैं हम लोग करंट शॉर्ट सर्किट SC, और ये जो वोल्टेज होता है ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज OC। ये जो OC है ओपन सर्किट वोल्टेज, और करंट होता है शॉर्ट सर्किट करंट, और ये कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये VOC का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, और ISC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये ग्राफ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये ग्राफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कुछ इसी तरीके से चलेगा, और ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गई इसकी सारी बात। अब इसका मटेरियल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मटेरियल की क्या बात होती है भाई इसमें? मटेरियल के बारे में ऐसा है कि इसके अंदर में जो मटेरियल हम लोग को चाहिए होता है उसका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो आइडियल मटेरियल, इसके अंदर में जो आइडियल मटेरियल जो होगा फॉर सोलार सेल्स, जो सोलार सेल्स के लिए आइडियल मटेरियल चाहिए, उसका एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप नियर अबाउट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। सोलार सेल्स के लिए जो आइडियल मटेरियल है उसका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास, उसको हम लोग देखते हैं। ये मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल का एनर्जी गैप भी हम यहीं पे लिख देते हैं। तो पहला जैसे है सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा होता है गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.43, गैलियम आर्सेनाइड होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है कैडमियम टेलिनाइड का होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद चौथा होता है कॉपर इंडियम सेलेनाइड, इसका होता है 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये कुछ मटेरियल हो गए, और इसमें अगर आप लोग को बेहतर मटेरियल चाहिए तो डेफिनेटली गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम टेलिनाइड अच्छे हैं, क्योंकि वो 1.5 के आसपास है। मतलब हम लोगों को इसके अंदर में जो है 1 से लेकर के 1.8 तक कुछ भी चल सकता है मगर जो 1.5 के आसपास होगा जिसका एनर्जी गैप, वो परफेक्ट मटेरियल है। तो सिलेक्शन के लिए, मटेरियल सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं? तो मटेरियल सिलेक्शन के लिए, मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, मटेरियल सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये, इसका एनर्जी गैप 1 से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। मटेरियल का एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। मगर बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जो है वो है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बेस्ट तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही है, मगर 1 से लेकर 1.8 तक सब चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो लाइट एब्जॉर्प्टिविटी है, प्रॉपर्टी होती लाइट एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी।
लाइट एब्जॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा पावर ये जनरेट करेगा। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्टिविटी होनी चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्टिविटी। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल एब्जॉर्प्टिविटी होगी ये उतना बेहतर माना जाएगा। ओके, तीसरा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहतर नहीं मगर अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़िया रहेगी तो ये अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस मटेरियल, इनमें से बहुत सारे और भी बहुत सारे मटेरियल है, जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आपके स्टेट में या कंट्री में अवेलेबल है, उससे आप डेफिनेटली बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कौन सा रॉ मटेरियल है और उसकी कॉस्टिंग कितनी, कॉस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये तो मैं लिख ही देता हूं, कॉस्ट मतलब शुड बी चीप। आज अगर ये महंगा बनेगा तो कोई मतलब नहीं ना सस्ता बने तो फायदा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे, केवल सनलाइट ही जरूरी नहीं है, कोई सी भी लाइट काम करेगी, जरूरी नहीं कि केवल सनलाइट ही चलेगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जो कैलकुलेटर्स होते हैं जो सोलार से चलते हैं, वो तो ट्यूबलाइट की रोशनी से ही चल जाते हैं। वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर गिरे, दिन की नॉर्मल इनडायरेक्ट सनलाइट में भी उसका काम हो जाता है। कोई सा भी बल्ब, इनकैंडिसेंट लैंप हो, एलईडीज हो, ट्यूबलाइट्स हो, फ्लोरेसेंट लैंप हो, कोई से भी लैंप्स हो, इनसे इनका काम चल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, कोई सी भी लाइट चल जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस। यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है इसके। यूजेस में वैसे हम लोग वैसी बात कर सकते हैं, यूजेस के ऊपर तो काफी डिस्कशन है। सबसे पहला यूजेस जो होता है सैटेलाइट्स के अंदर में, इन सैटेलाइट्स के अंदर में वहां पे कोई पावर जनरेटर तो होता नहीं है, तो जो भी हमें पावर जनरेट करनी होती है वो हम सन से ही करते हैं तो सैटेलाइट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, इन सबको पावर जो मिलती है वो सोलार सेल्स की मदद से मिलती है। इन सैटेलाइट्स टू रन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए सैटेलाइट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो सोलार सेल से ही हम लोग को मिलती है। नंबर 2, रिमोट एरियाज में लाइटिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कई बार देखना, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पे जो जंगलों के बीच में होती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोलार पैनल लगा देंगे, वहां पे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी उसको बैटरी में स्टोर कर लेंगे, तो ताकि रात में एक हाथ छोटा मोटा बल्ब जलता रहे, रात भर जलता रहे, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार देखना ऐसे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट लॉजेस वगैरह रहती हैं, या फिर जंगल में कहीं भी ऐसी रिमोट एरिया में जहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग एक हाथ सोलार पैनल जला करके लगा सकते हैं, लाइटिंग वगैरह, ठीक है। तो इसके यूज इसके लिए होती है। आजकल हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत जम के यूज कर रहे हैं, आजकल एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल कर रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर में आजकल सोलार पंप्स आ गए हैं, जिसके अंदर में आप अपनी सोलार एनर्जी से जो है अच्छी खासी, मतलब 5 से 6 हॉर्स पावर की भी मोटर्स चलती हैं उससे,
और आप सोलर एनर्जी से डायरेक्टली पंप चला सकते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पंप जो है सोलर एनर्जी की मदद से भी चला सकते हैं, ठीक है। और सोलर ड्रायर्स होते हैं आजकल, सोलर ड्रायर्स की मदद से भी हम लोग जो है बहुत सारी चीजें इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी इससे मदद मिली है हम लोगों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल यूज आ चुका है, जिससे हम लोग जो है हमारे घरों के ऊपर, अगर मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी छत है, आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, आपके पास एक बड़ी सी छत है, तो आप अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दीजिए और वो सोलर पैनल से 3 किलोवाट की एनर्जी डेली बनाएगा और वो एनर्जी बना करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या ग्रिड को सप्लाई कर देता है। तो इससे बहुत मदद होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, वो जो जनरेट होती है, इस सब का हिसाब किताब होता है कि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। उसके हिसाब से आपने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डिपार्टमेंट को दी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दी, उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट काफी सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो इसको जो है इंस्टॉल करके हम डायरेक्टली ग्रिड पे भी पहुंचा सकते हैं। एनर्जी generated can be directly sent to grid। ग्रिड में हम लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिससे काफी इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग खुद अपने घर में प्रोडक्शन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। सारे गवर्नमेंट्स इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमें भी अगर हमारे घर में जगह है और थोड़ा बहुत पैसा है तो हम ये सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई सोलर सेल्स के बारे में। इसको फटाफट आप लिखिए, ओके।